नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्रतियोगिता दर्पण जो कि करंट अफेयर्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, उसके क्रम में आज आप सभी के बीच जून 2022 प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं अर्थात घटनाक्रम आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। साथ में इस क्लास के माध्यम से आप सभी को यह भी बताया जाना है कि किस प्रकार से आप प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथियों, यदि आपको सुनिश्चित रूप से सफल होना है तो अवश्य ही आप सभी अपने पढ़ाई का जो स्तर है उसको स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करें। निश्चित रूप से साथियों, जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसको आप सही करने की क्षमता डेवलप करेंगे। तो आइए जानते हैं, प्रथम जो घटनाक्रम है वो है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल में कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब जानते हैं पहली रीडिंग में किस प्रकार से आप घटनाक्रम को पढ़ते हैं। भारत में अब तक सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को संजोने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया। 3 मूर्ति भवन परिसर में नया रूप देकर बनाए गए इस संग्रहालय की पूर्ववर्ती नेहरू संग्रहालय भवन भी शामिल है। नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में न केवल विस्तार से बताया गया है बल्कि उनके कार्य भी प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय के जरिए युवा पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संग्रहालय भवन में 2 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक जो तात्कालिक 3 मूर्ति भवन था वह है, जबकि दूसरा ब्लॉक नवनिर्मित भवन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान के निर्माण आदि के बारे में संग्रहालय में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। अब जानते हैं साथियों, इस राष्ट्रीय घटनाक्रम से किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं और किस प्रकार से आप इन सारे घटनाक्रमों की तैयारी करते हैं। तो साथियों, पहले तो मैं आप सभी को यहाँ स्पष्ट कर दूं कि पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तो उत्तर हो गया नई दिल्ली। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के जो उद्घाटन किया गया वो किस तिथि को, तो वो 14 अप्रैल 2022 को। और इस दिन कौन सा दिवस है, तो श्री अंबेडकर जयंती किसने किया, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मूर्ति भवन कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, तो 3 मूर्ति परिसर में नया रूप देकर बनाए गए इस संग्रहालय में पूर्ववर्ती नेहरू संग्रहालय भवन में भी शामिल किया गया। इसमें 2 ब्लॉक के जो जिक्र किए गए हैं, संग्रहालय में 2 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक जो तात्कालिक 3 मूर्ति भवन था वह है, जबकि दूसरा ब्लॉक नवनिर्मित भवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर से बताया गया ये। अर्थात साथियों, आप सभी इसको जब पहली रीडिंग में पढ़ेंगे तो सारे शब्दों जितने भी तथ्य हैं सभी का अध्ययन करेंगे। और आप यहाँ पे अंडरलाइन देख रहे हैं, अंडरलाइन का तात्पर्य हुआ प्रथम रीडिंग के क्रम में मेरे द्वारा इन सारे तथ्यों को जो महत्वपूर्ण मुझे लगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको मेरे द्वारा अंडरलाइन किया गया है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, जब आप द्वितीय बार रीडिंग करेंगे तो उससे भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आप उसको रीडिंग करेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीज़न करने में आप सभी को आसानी हो। मैं फिर से आप सभी को बता रही हूँ, रिवीज़न ही सफलता का मूल मंत्र है। और रिवीज़न लास्ट मोमेंट में तब किया जा सकता है जब आप पढ़ने के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों पर अवश्य ही अंडरलाइन लगाएंगे। उसका कारण है साथियों, अंतिम क्षण में संभव नहीं होता है कि आप अपने सारी विषय सामग्री का अध्ययन कर सकें, रिवीजन कर सकें। उस दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनका रिवीजन किया जाता है। अब चलते हैं दूसरा जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय, उस पर। दूसरा जो घटनाक्रम है वो है
स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेलिना के परीक्षण से संबंधित। दूसरा जो घटनाक्रम है, स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के परीक्षण से संबंधित। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के परीक्षण 10 व 11 अप्रैल को किए। 10 अप्रैल का परीक्षण जहां पोखरण रेंज में किया गया, वहीं 11 अप्रैल को लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से किया गया। परीक्षण के दौरान एक नकली टैंक के लक्ष्य को इसने पूरी तरह से ध्वस्त किया। यह परीक्षण डीआरडीओ, थल सेना एवं वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विश्व की सबसे उन्नत एंटी टैंक मिसाइलों में गिनी जाने वाली इस मिसाइल के पोखरण में परीक्षण पहले भी हो चुके हैं। अब ऊंचाई वाले क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए ताज़ा परीक्षण की सफलता से इस मिसाइल की सामरिक उपयोगिता और बढ़ गई है। इस परीक्षण की सफलता के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ व सेना को बधाई दी। अब जानते हैं इस घटनाक्रम से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षा में। तो साथियों, आगामी परीक्षा में इस घटनाक्रम से निम्नलिखित क्वेश्चन बनेंगे, अर्थात निम्न क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के परीक्षण। हेलिना स्वदेश निर्मित है अथवा विदेश निर्मित है? तो पहला आपका बन गया हेलिना क्या है, ये एक स्वदेश निर्मित है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से संबंधित। ये भी संभव है। डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ के वर्तमान जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ये क्या है, हेलिना क्या है? तो यह एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। क्या है ये? एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस तिथि को? किस तिथि को? तो ये 10 और 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को परीक्षण कहाँ किस रेंज में किया गया? तो पोखरण रेंज में किया गया। 11 अप्रैल को लद्दाख के ऊपरी वाले भाग जो है आपका क्षेत्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से किया गया। और ये चीज़ आप अवश्य ध्यान देंगे कि ये परीक्षण डीआरडीओ, थल सेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और किसको भेजा गया? तो एक नकली टैंक के लक्ष्य को इसने पूरी तरह से ध्वस्त किया, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तथ्य 1, 2, 3 करके। अब आते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम, और वो है झारखंड में देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना। ये घटनाक्रम है झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट त्रिकुट पहाड़ियों पर एक रोपवे में 10 अप्रैल 2022 को तकनीकी खराबी के कारण 10 केबल कारों के आपस में टकरा जाने से 48 लोग केबल कारों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ साथ सेना व आईटीबीपी व सीआईएसएफ के जवानों के साथ वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। 11 अप्रैल को दिन भर चलाए गए बचाव अभियान के बाद भी 20 लोग शाम तक केवल कारों में फंसे रह गए, जिन्हें 12 अप्रैल को बचाया जा सका। 44 घंटे के इस बचाव अभियान के दौरान 3 लोगों की मृत्यु भी हुई। केबल कारों का संचालन एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जिसके कर्मचारी दुर्घटना के पश्चात भाग गए थे। देवघर में हुए केबल कार दुर्घटना में बचाव कार्य में संलग्न भारतीय वायुसेना, थल सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों तथा स्थानीय प्रशासन और सिविल सोसाइटी के लोगों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को ही बातचीत की तथा अभियान दलों की सराहना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के पास थल सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और बल के रूप में ऐसा कुशल बल देशवासियों को हर संकट से निकालने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इस घटनाक्रम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो साथियों, पहले रीडिंग में आप सारी
इन सूचनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी घटना रीडिंग में ये जितना भी मेरे द्वारा अंडरलाइन दिया गया है ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब और भी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने का, वो क्वेश्चन आ जाएगा, हाल में त्रिकुट पहाड़ियों में एक दर्दनाक दुर्घटना हुई, वो किस राज्य में है? क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन आ जाएगा, देवधर जिला कहाँ पर है? वो झारखंड। ये कि ऐसे जैसे मेरे द्वारा इजी फॉर्म में बताया जा रहा है ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हाल में झारखंड राज्य के त्रिकुट पहाड़ियों पर एक दुर्घटना हुआ जिसमें रोपवे से संबंधित ये दुर्घटना हुआ, इस तिथि को हुआ, इतने लोगों द्वारा ये हुआ, इसमें इन अभियान दलों ने सम्मिलित होकर बचाव काम में सहभागी किया। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 बनाकर तथ्य आपको दिए जाएंगे। अब आपको तथ्य को कौन कौन सा तथ्य सत्य है उसका चयन करना पड़ेगा। 1 सत्य है, 2 सत्य है, 3 सत्य है या 4 सत्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से बनने की पूरी संभावना होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम। नेक्स्ट जो घटनाक्रम है वो है दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम को 3 नगर निगमों उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी में दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2011 में विभाजित कर दिया था। संसाधनों की कमी के चलते इन नगर निगमों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 3 नगर निगम होने से हर विभाग में एक के स्थान पर 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी। इस तरह की अनेक अन्य समस्याओं के कारण तथा नीतियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों निकायों के एकीकरण का निर्णय किया था तथा इसके लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को संसद के गत बजट सत्र में पारित कराया गया था। दोनों सदनों में पारित इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का अनुमोदन 19 अप्रैल 2022 को प्राप्त हो गया, जिससे यह विधेयक अब अधिनियमित हो गया है तथा इससे राजधानी में 3 नगर निगमों के स्थान पर अकेले दिल्ली नगर निगम के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। 3 नगर निगमों के स्थान पर दिल्ली नगर निगम कब से अपना कामकाज शुरू करेगा, इसके लिए अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। संशोधित अधिनियम के तहत सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार से होगा। नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 होगी। इसके लिए जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। निगम का कामकाज महापौर के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी देखेगा। ठीक है। नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 पारित होने के पश्चात दिल्ली के चुनाव आयुक्त श्री SK श्रीवास्तव ने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व 22 अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी करके उन सभी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है जो निगम चुनावों के लिए पहले जारी की जा चुकी थी। अब जानते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी अवगत हो, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है। दिल्ली से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक, ये आपको देखना है। प्लस संघ शासित प्रदेश से संबंधित जो भी विशेष प्रावधान है संविधान के किस किस आर्टिकल में दिए गए हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के जब राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं तो क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा भौगोलिक रूप से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, दिल्ली राजधानी क्षेत्र से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, ऐसे तैयार करेंगे। फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाल में किस संघ शासित प्रदेश में तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है। और क्वेश्चन ये बन सकता है आपका राष्ट्रपति, क्वेश्चन ये बन सकता है कि संघ शासित प्रदेश में
यदि नगर निगम से संबंधित कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, संशोधन के क्या अधिकार है। तो फिर अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, संविधान संशोधन से संबंधित जो व्यवस्था है संघ शासित से संबंधित, उसको आप अपने अध्ययन सामग्री से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीएस की भी तैयारी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम। नेक्स्ट घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के चुनाव में 36 में 33 सीटें भाजपा के खाते में। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी कोटे की 36 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई। इनमें से 33 सीटों पर विजय दर्ज करके भाजपा ने उच्च सदन में अब स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की तथा समाजवादी पार्टी को एक भी सीट इन चुनाव में नहीं मिली। चुनाव वाली 36 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए, जिससे 27 सीटों के लिए ही मतदान 12 अप्रैल को संपन्न हुआ था। चुनाव के इन परिणामों के चलते उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा की सीटों की संख्या 33 से बढ़कर अब 66 हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या 17 ही रह गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद के लिए 38 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 36 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है, जिसके लिए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पालिका व नगर निगम के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं और 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है, जबकि 10 सदस्यों की मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो साथियों, आप जानते हैं ये जो जितना भी आप घटनाक्रम पढ़ें, इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके इधर कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बनने की संभावना। पहला तो मनोनयन की प्रक्रिया, ठीक है, कि राज्यपाल किस प्रकार से विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनयन करते हैं। दूसरा चीज़, राज्यसभा और विधान परिषद में जो सदस्यों की संरचना है चुने जाने की, मनोनीत किए जाने की, ये सारी प्रक्रिया आपको जाननी होगी, ठीक। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के जितने भी विधानसभा विधान परिषद हैं उनके सीटों की संख्या आप याद रखें या ना रखें, लेकिन अपने स्टेट जिस आप स्टेट से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग अथवा अन्य किसी संस्थाओं द्वारा, उन अपने स्टेट के विधानसभा विधान परिषद, यदि आपके वहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद की सीटों का भी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, वो है अपने राज्य से संबंधित जो राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं, उनको तो आप याद रखेंगे ही संसद में, प्लस आपको भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनका लोकसभा और राज्यसभा में कितनी संख्या है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए चुनाव, एनडीए को 13 सीटें मिली। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी कोटे की 24 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल 2022 को कराया गया है। इनमें से सर्वाधिक 13 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में गई हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें प्राप्त हुई है। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है तथा 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई है। एनडीए की 13 सीटों में भाजपा की 7, जनता दल यूनाइटेड की 5 व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 1 सीट शामिल है। चुनाव के इन परिणामों के चलते 28 सीटों के साथ जनता दल यूं ही 75 सदस्यीय विधान परिषद में सबसे बड़ा दल है। उच्च सदन में अब भाजपा की सीटों की संख्या 22, राजद की 11, कांग्रेस की सीटों की संख्या 4, भाकपा की 2 तथा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी तथा रालोद पार्टी की सीटों की संख्या 1-1 है तथा 5 सदस्य निर्दलीय हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय प्राधिकार कोटे की यह 24 सीटें
16 जुलाई 2021 से ही रिक्त थी तथा कोरोना के कारण पंचायत चुनाव में देरी के कारण इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया लंबित थी। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको अंडरलाइन किया गया है ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप सभी इसका रिवीजन कर सकें। और इसी के साथ इसके इतर कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में वो भी जान लें आप। इसके इतर क्वेश्चन ये बनेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक। तो इसकी अवश्य आप जानकारी प्राप्त कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट घटनाक्रम, बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान। बिहार के शहरी निकायों के लिए होने वाले चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर तथा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव अब जनता दल सीधे ही किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को 18 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। बिहार नगर पालिका कानून में 15 वर्षों के अंतराल पर यह संशोधन हुआ है। इसका प्रभाव राज्य के 19 नगर निगमों के साथ 263 नगर निकायों पर पड़ेगा। अभी तक प्रदेश में नगर निगमों के मेयर व डिप्टी मेयर तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में इस वर्ष मई जून में शहरी निकायों में चुनाव संभावित है। निर्वाचन के पश्चात किसी मेयर, डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है या वे त्यागपत्र देते हैं या उन्हें बर्खास्त किए जाने से पद रिक्त होता है, तो ऐसे स्थिति में रिक्त हुए पद के लिए फिर से चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद निर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर बचे हुए कार्यकाल तक ही पद धारण कर सकेंगे। तो साथियों, जानते हैं इस भाग से अर्थात इस घटनाक्रम से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो भी अंडरलाइन मेरे द्वारा लगाया गया इस पोर्शन से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ में नगर निगम से संबंधित संविधान के किस भाग में किस अनुसूची में प्रावधान है इसका आप अध्ययन करेंगे। साथ में आप 74वें संविधान संशोधन का अवश्य अध्ययन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2022 में। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2022 में। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2022 में 4 चरणों में कराए जाएंगे। मतदान के 4 चरणों की तिथियां 14, 19, 24 व 27 मई निर्धारित की गई है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने 9 अप्रैल को की है। इसके साथ ही पूरे राज्य में नगर पालिका व कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर तिवारी ने बताया कि राज्य के 24 जिलों के 264 प्रखंडों में 4345 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों के 53,479, मुखिया के 4,345, पंचायत समिति सदस्य के 5,341 तथा जिला परिषद सदस्यों के 536 सदस्यों के जिला मतदान होगा। कुल 1.96 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में कर सकेंगे। मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। पहले चरण के चुनाव की मतगणना 17 मई को, दूसरे चरण के मतदान के मामले में यह 22 मई को तथा तीसरे व चौथे चरण के मतदान के मामलों में मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। आप जानते हैं साथियों इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मेरे जो टिक लगाया गया ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था है, सब कुछ पढ़ना है आपको, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित जो 243 अनुच्छेद है वो सारा आप उसके जितने उपखंड हैं सब आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़, किस अनुसूची में क्या क्या उल्लेखित किया गया वो पढ़ेंगे आप। साथ में पंचायती राज का जब गठन हुआ उसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। त्रिस्तरीय होगा कि द्विस्तरीय होगा, उससे संबंधित कई समितियां बनाई गई थी।
उन सारी समितियों का आप अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से साथियों, यदि इस आयाम से आप तैयारी करेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप सभी करंट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि इसी घटनाक्रम से संबंधित है। जिला परिषद सदस्यों के 536 पदों में से 64 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 178 जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। तो ये जनजातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान पंचायत में किस आर्टिकल में दिया गया है, इसको आप तैयार करेंगे। पंचायत समिति के 5341 पदों में से 639 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1773 जनजाति के लिए आरक्षित है। और यह आरक्षण जो किया गया है इसके संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया के 4345 पदों में से 412 अनुसूचित जाति के लिए व 2273 पद जनजाति के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत सदस्यों के कुल 53,479 पदों में से 6,098 पद अनुसूचित जाति के लिए व 17,068 पद जनजाति के लिए आरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के चलते अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व में आरक्षित 8,063 पदों को अब अनारक्षित कर दिया गया है। कुल अनारक्षित पदों में महिलाओं के लिए आरक्षित पद शामिल है। अब आपको देखना है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस आर्टिकल में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसी का, ग्राम पंचायतों के इस चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु कोई प्रत्याशी अधिकतम रुपये 14,000 खर्च कर सकता है, जबकि मुखिया पद हेतु चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 85,000, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 71,000 तथा जिला परिषद सदस्य हेतु यह सीमा आपका 2 से 14 लाख है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम। नेक्स्ट राष्ट्रीय घटनाक्रम है पिनाक रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण के परीक्षण। पिनाक रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण के परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए उन्नत संस्करण एनहांस्ड पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम तथा पिनाक एरिया डेनाइल म्यूनिशन के सफल परीक्षण मार्च अप्रैल 2022 में पोखरण फायरिंग रेंज में किए। रक्षा मंत्रालय की 9 अप्रैल 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार सेना की उपस्थिति में किए गए पिनाक रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा पिछले 1 दशक से किया जा रहा है। EPRS इसका ही उन्नत संस्करण है। अप्रैल 2022 के इसके परीक्षण ने पूरी सटीकता व गति के साथ लक्ष्य को ध्वस्त करके EPRS व PADM के सभी मानकों को पूरा किया। रक्षा मंत्रालय के 9 अप्रैल की विज्ञप्ति के अनुसार विगत एक पखवाड़े में विभिन्न रेंज और मारक क्षमताओं के साथ कुल 24 EPRS रॉकेटों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इन परीक्षणों के पश्चात EPRS के टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का पूरा चरण रक्षा उद्योग द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा इसके औद्योगिक भागीदार इसके उपयोगकर्ता परीक्षण व श्रृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए तैयार है। अब साथियों, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है पहले तो पिनाक क्या है, दूसरा क्वेश्चन फिर से मैं बोलूँगी DRDO की स्थापना, मुख्य पदाधिकारियों का नाम, इसका परीक्षण क्या कैसे किया गया, किस तिथि को किया गया और कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, इसकी जानकारी होना आपको जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम। देश के विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित। विभिन्न कारणों से न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता के चलते न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि का सिलसिला जारी है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में ही आपके 70,154 मामले लंबित थे, जबकि 25 उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 58.94 लाख थी। इनमें 16.39 लाख क्रिमिनल तथा 42 लाख से अधिक सिविल केस शामिल है। इन आंकड़ों के अनुसार जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामलों की संख्या मार्च 2022 में 4.10 करोड़ से अधिक थी। इनमें 1.8 करोड़ सिविल मामले तथा
3.8 करोड़ क्रिमिनल मामले शामिल थे। अब साथियों क्वेश्चन एक तो जो आपको ये करंट अफेयर्स से संबंधित दिया गया है यहाँ पर उससे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं संविधान में जो भाग हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत पहल को एक बड़ा प्रोत्साहन 12 अप्रैल 2022 को उक्त समय मिला जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमानों ने देश में व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत की। 17 सीटों वाले इस यात्री विमान का सेना द्वारा उपयोग अभी तक किया जाता रहा है, किंतु आम नागरिकों के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक 12 अप्रैल 2022 को भरे। आम नागरिकों के लिए इस उड़ान का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के विमान सेवा कंपनी एलायंस एयर ने शुरू किया। इसके साथ ही एलायंस एयर स्वदेश विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी बनी। एलायंस एयर के प्रवक्ता के अनुसार असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट व लीलाबाड़ी के बीच 18 अप्रैल 2022 से यह विमान सेवा सप्ताह में 2 बार उपलब्ध होगी। 12 अप्रैल को डिब्रूगढ़ से पासीघाट के लिए इस सेवा का उद्घाटन जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, वहीं पासीघाट से उड़ान को झंडी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिखाई। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डॉर्नियर 228 विमानों का निर्माण जर्मन कंपनी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करार के तहत किया जा रहा है। HAL से ऐसे 2 विमान लीज पर लेने के लिए एलायंस एयर ने अनुबंध फरवरी 2022 में किया था तथा यह विमान उसे 7 अप्रैल को ही प्राप्त हुए थे। इन विमानों के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों को उड़ानों के जरिए जोड़ने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है। मंत्रालय की 12 अप्रैल 2022 की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत में निर्मित DO 228 की तैनाती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में 2 ऐसे विमान डिब्रूगढ़ से तैनात किए जाएंगे जो तेजू और पासीघाट व जीरो को जोड़ेंगे। दूसरी चरण में मेचुका, तुतिंग व विजयनगर को जोड़ने की योजना है। अब साथियों जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो आप अवश्य ही इस प्रकार से अपने पढ़ाई के दौरान अंडरलाइन की प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि रिवीजन करने में इजी हो। साथ में आप यहाँ देख रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित। क्वेश्चन बनेगा डॉर्नियर जो व्यावसायिक उड़ान के लिए तैयार हुई है यात्री विमान वो किसके द्वारा निर्मित हुई है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कितने सीटों की है यहाँ पे आप देख रहे हैं, किस देश के सहयोग से इस विमान को बनाया गया। ये सारे प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय वो है स्कॉर्पियो श्रेणी की 6ठी अंतिम पनडुब्बी वाक्सिर का जलावतरण। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड निर्माणाधीन स्कॉर्पियो श्रेणी की 6ठी अंतिम पनडुब्बी वाक्सिर का जलावतरण देश के रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने 20 अप्रैल 2022 को किया। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन इस पनडुब्बी में हर तरह के नौसैनिक ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। अपनी क्षमता के निखार एवं परिपक्वता के लिए इसे अभी लगभग 1 वर्ष तक कठोर समुद्री परीक्षण से गुजरना होगा। इसके पश्चात ही इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। इस श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वाक्सिर के
सिर को इस वर्ष 2022 में ही नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। समझौते के तहत भारत में इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी थी, जिसका समुद्री परीक्षणों के लिए जलावतरण अक्टूबर 2015 में हुआ था तथा जिसे 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया था। INS खंडेरी की इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी थी, जिसका समुद्री परीक्षणों के लिए जलावतरण 12 जनवरी 2017 को हुआ था तथा 2 वर्ष से अधिक समय के समुद्री परीक्षणों के पश्चात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में नौसेना में कमीशन प्रदान किया। स्कॉर्पियन श्रेणी के तीसरी पनडुब्बी INS करंज थी, जिसका जलावतरण 31 जनवरी 2018 को किया गया था। लगभग 3 वर्ष के समुद्री परीक्षण के पश्चात 10 मार्च 2021 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था। इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS वेला थी, जिसका जलावतरण 6 मई 2019 को किया गया था। 2 वर्ष से अधिक समय तक समुद्री परीक्षणों के पश्चात 25 नवंबर 2021 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था। इस श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी वागीर है। वागीर का जलावतरण 12 नवंबर 2020 को किया गया था तथा समुद्री परीक्षणों के पश्चात 2022 में इसे नौसेना में सौंपे जाने की संभावना है। वाक्सीर इस श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी है, जिसका जलावतरण अब 20 अप्रैल 2022 को किया गया है। विभिन्न समुद्री परीक्षणों के पश्चात इसे 2023 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। नवनिर्मित पनडुब्बी वाक्सीर का यह नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जितना मेरे द्वारा टिक लगाया गया है वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो भी अंडरलाइन किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट रीडिंग में आप सभी ये अवश्य ही प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि रिवीजन के दौरान जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वे छूटने ना पाए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने के लिए 2018-19 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से आगे 4 वर्ष के लिए 31 मार्च 2026 तक के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। इस अभियान को मूलतः 2018-19 से 2021-22 तक के लिए स्वीकृत किया गया था। 2022-23 से 2025-26 तक इसके विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की 13 अप्रैल 2022 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रकार 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के वर्षों में यह योजना लागू रहेगी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय आपका 5,911 करोड़ पंचायती राज मंत्रालय की 13 अप्रैल 2022 की विज्ञप्ति में बताया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़, राज्यों का हिस्सा 2,211 करोड़ होगा। विज्ञप्ति के अनुसार 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को लाभ मिलेगा। साथियों, अब जानते हैं कि जो मेरे द्वारा अंडरलाइन लगाया गया है वो तो महत्वपूर्ण है ही, और इसके अलावा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपका राज्य व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन है, एज वेल एज फिर से मैं बताऊंगी पंचायती राज से संबंधित जो भी आर्टिकल है उनको आप जरूर अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों की पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने कानून के स्थान पर नया आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लाया गया। अपराधियों एवं दोषियों की सही पहचान अधिनियम 1920 को विस्थापित कर नए अधिक प्रभावी कानून लाने के लिए नया आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के लिए संसद के दोनों सदनों
में अप्रैल 2022 में पारित, लोकसभा में 4 अप्रैल व राज्यसभा में 6 अप्रैल को विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन 19 अप्रैल 2022 को प्राप्त हो गया है, जिससे यह विधेयक अब अधिनियमित हो गया है। 1920 के पुराने अधिनियम के तहत केवल ऐसे कैदियों की सीमित जानकारी एकत्र करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त था जो दोषी साबित हो चुके हैं या फिर सजा काट रहे हैं। नए पारित किए गए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 से पुलिस व गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व बायोलॉजिकल सैंपल लेने का अधिकार मिल जाएगा। इससे अंगुलियों, पैरों और हथेलियों के निशान, रेटिना स्कैन, भौतिक व जैविक नमूने व उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, हस्तलेखन तथा अन्य तरह के बायोलॉजिकल डाटा को एकत्र करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त होगा। महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले को छोड़कर जिन मामलों में 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधान हो, उनके आरोपी अपने बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकते हैं। अधिनियम के तहत संग्रहित किया हुआ समस्त डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रखा जाएगा। किसी आरोपी के दोष मुक्त साबित होने पर उसका डाटा नष्ट करने का प्रावधान भी अधिनियम में है। सरकार का मानना है कि नए अधिनियम के प्रावधानों को बदल के चलते किसी अपराधी द्वारा बार बार अपराध करने पर सबूत न होने की समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेघालय के जीवित जड़ सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अवश्य आप ध्यान रखेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सी संगमा के अनुरोध पर प्रदेश के जीवित जड़ सेतुओं को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री श्री संगमा द्वारा इसके लिए अनुरोध 21 जनवरी 2022 को राज्य के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया था। जीवित जड़ सेतु भारत के पूर्वोत्तर, आखिर जीवित जड़ सेतु है क्या, इसके बारे में ध्यान देंगे आप। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं से बनाए गए पुल हैं। जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं को अनुवर्तित कर इन्हें किसी जलधारा के आर पार एक सुदृढ़ पुल में परिवर्तित कर देते हैं। समय के साथ ये और भी मजबूत होते जाते हैं। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी, नॉनग्रेट, लात्यूयू आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहां उगने वाले वृक्षों की जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से संबद्ध कर पुल का रूप दे देते हैं। इस प्रकार के पुल ही जीवित जड़ कहलाते हैं। इनका निर्माण खासी जयंतिया जनजाति के लोग ही किया करते हैं। ऐसे पुलों में कुछ ही की लंबाई 100 फुट तक है। खासी लोग प्राय अपनी ज़रूरत के अनुसार पेड़ की जड़ों को दिशा देते हैं। कुछ वर्षों में ये पेड़ इस स्थिति में आ जाते हैं कि दोनों किनारों के वृक्षों की जड़ें आपस में बंध जाती हैं। ये इतने जानदार भी होते हैं कि 50 लोगों का वजन एक साथ सह सकते हैं। इस प्रकार ये जीवित जड़ सेतु नागालैंड में भी मिलते हैं। तो साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ आपको अन्य क्वेश्चन क्या तैयार करना होगा, इसके साथ आपको यूनेस्को में शामिल भारत के जो भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं, भारत के स्थल आदि महत्वपूर्ण स्थान वगैरह सब आपको तैयार करने होंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेघालय में जो जनजातियाँ हैं जिनका उल्लेख इस घटनाक्रम में किया जा रहा है, उनको भी आपको तैयार करना है। एज वेल एज प्रदेश, भारत के अन्य प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं उनको भी आपको तैयार करना हो। तो साथियों, आज प्रयास था आप सभी को बताने का कि किस प्रकार से आप सभी प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे, आपका पढ़ने का क्या सही तरीका हो। साथियों, जो भी सफल होते हैं उनका यही रणनीति होता है कि वो प्रथम रीडिंग में अवश्य ही महत्वपूर्ण जो भी अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन ज़रूर करते हैं। सेकंड रीडिंग में उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसको भी अंडरलाइन करते हैं। और जब एग्ज़ाम बहुत करीब होता है तो समयाभाव में आप उन सारे टिक जितना लगाए हैं उसको आप रिवीज़न कर सकते हैं। और इस क्रम में 2 से 3 रिवीज़न के क्रम में आप सभी के जो भी भ्रम होते हैं, हर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। साथियों, पूरा प्रयास होगा आप सभी के बीच इस नई शुरुआत के माध्यम से राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम आदि आगामी प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण
घटनाक्रम में सूचनाएं आप सभी तक यथा समय उपलब्ध कराया जाना, ताकि आप सभी को एक गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार से आप सभी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने स्मार्ट स्टडी के क्रम में अधिकतम अंक करंट अफेयर्स में प्राप्त कर सकते हैं। आशा है, विश्वास है कि आप सभी यदि अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।